हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 16 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, रशियन प्रेसिडेंट हैड डिसाइडेड कि वो यहाँ पर पार्शियली पुल बैक करेंगे ट्रूप्स जो कि अलॉन्ग द यूक्रेन बॉर्डर डिप्लॉय हैं। तो इसकी वजह से चांसेस कि रशिया इन्वेट करेगा वो थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन अभी भी चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि और एरिया से इन्वेट किया जा सकता है। दूसरी बात, इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है अपने नेशनल्स को जो कि यहाँ पर यूक्रेन में रहते हैं कि लीव यूक्रेन, अवॉइड ट्रैवल सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटीज़, कि यहाँ पर पॉसिबल हो अगर आपका कोई एसेंशियल काम नहीं है तो यूक्रेन जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सेबी डाइल्यूट स्टैंड मेक्स स्प्लिटिंग ऑफ सीएमडी पोस्ट वॉलंटरी। तो इससे पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को स्प्लिट करने के लिए यहाँ पर सेबी ने मैंडेटरी कर दिया था, लेकिन अब इस प्रोविजन को वॉलंटरी कर दिया है। तो टॉप 500 कंपनीज में सेबी ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि यहाँ पर जो सीएमडी की पोस्ट है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की, उसको स्प्लिट करना, लेकिन अब इसको यहाँ पर वॉलंटरी कर दिया गया है। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर जो G20 है, तो G20 की प्रेसिडेंसी December 1 to November 30 2023 इंडिया के पास रहने वाली है। तो उसी के लिए कैबिनेट ने क्लियर कर दिया कि G20 सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर दिसंबर 1 से नवंबर 30 2023 तक यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी रहेगी G20 की, वो इंडिया के पास रहने वाली है। G20 के कौन कौन से मेंबर्स हैं ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर हम RT एक्ट अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट isn't exactly wrong in wanting to hold exams for classes 5, 8 since the RT Act amendment of the 2019 empowers the state government to do that। पहले ये था RT एक्ट में कि आप किसी भी बच्चों को फेल नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्ट हैड प्रीवियसली बैंड द प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग चिल्ड्रन बैक इन द एलिमेंट्री स्कूल, बट द अमेंडमेंट स्क्रैप्ड द बैन एंड अलाउड ईच स्टेट टू फ्रेम इट्स ओन पॉलिसी ऑन इट। तो इसके बाद यहाँ पर स्टेट्स को पावर दे दी गई कि आप अपनी पॉलिसी फ्रेम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। द प्रॉब्लम हैज अराइजन सिंस हरियाणा गवर्नमेंट इज नाउ इंसिस्टिंग ऑन होल्डिंग एग्जाम्स इवन फॉर प्राइवेट स्कूल्स अफिलेटेड टू अदर स्कूल बोर्ड्स। अब यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट का क्या कहना है कि यहाँ पर जो क्लासेस 5 और 8 में स्टूडेंट्स हैं उनको भी एग्जाम देना पड़ेगा, भले वो किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हो। तो एज पर द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑर्डर, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स विल हैव टू रजिस्टर विद द हरियाणा बोर्ड टू कंडक्ट क्लासेस 5 एंड 8 एग्जाम्स बिफोर February 20। अब बात यह है कि हर बोर्ड्स में डिफ़िकल्टी लेवल अलग होता है, इसके अलावा सिलेबस भी अलग होता है, तो यही प्रॉब्लम है। तो अमेंडमेंट टू द RT एक्ट नाउ परमिट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट असेसमेंट फॉर क्लासेस 3, 5, 8, बट टू इम्प्लीमेंट दिस फॉर ऑल इंक्लूडिंग दोज अफिलेटेड टू अदर बोर्ड्स कैन क्रिएट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फॉर द लेटर। तो यहाँ पर जो अदर बोर्ड्स को बिलोंग करते हैं, हरियाणा बोर्ड को बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी हो सकती है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। आगे हम चलते हैं। A legend of Bengali music who lent her voice to the cause of Bangladesh, now she is no more। इनका नाम है संध्या मुखर्जी और इनके हम वर्क्स देख लेते हैं। तो बंगा बंधु फेरे इलो तोमार स्वप्नर स्वाधीन बंगलाई, तो ये है एक। इसके अलावा रेंडेड बाई कोलकाता सिंगर संध्या मुखर्जी, तो आपको पता चल गया। बाकी इन्होंने स्वाधीन बांग्ला बेतार आफ्टर द रिलीज ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान, तो ये सब आपको पता है। बाकी इनके वर्क्स पता होने चाहिए। ये IAS में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ किसी नॉन IAS एग्जाम में पूछ लिया तो देख लेना। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चनिंग द यूनियन, जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट्स यहाँ पर सिसीड कर सकते हैं यूनियन से, तो स्टेट्स सिसीड नहीं कर सकते हैं यूनियन से। जब ड्राफ्टिंग कमेटी इस आर्टिकल को क्लियर कर रही थी तो यहाँ पर डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन ये हुआ था इंडिया वॉज टू बी अ फेडरेशन, तो इंडिया एक फेडरेशन होने वाला। दैट फेडरेशन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, लेकिन वो फेडरेशन ये नहीं है कि स्टेट्स ने आपस में आके एग्रीमेंट किया कि हम यूनियन बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। That the federation was not the result of an agreement by the states to join in a federation, and that the federation not being the result of an agreement, no state has the right to secede from it। तो यहाँ पर states ने आपस में एग्रीमेंट करके एक यूनियन नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये है कि जो states हैं वो यहाँ पर secede नहीं कर सकते हैं। फेडरेशन एक यूनियन है और फेडरेशन इनडेस्ट्रक्टिबल है। यहाँ पर स्टेट्स तो डिस्ट्रक्टिबल है, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि नए स्टेट्स बन जाते हैं, लेकिन यूनियन इनडेस्ट्रक्टिबल है। तो कंट्री इज वन इंटीग्रल होल हुज अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। डीफेक कैंपेन, द की ड्राइवर ऑफ सेल्फ रिलायंस, इसमें यही बताया कि इस आर्टिकल में कि इंडिया जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना अभी स्पेंड करता है और इंडिया को कितना ज़्यादा और एलोकेशन करने की ज़रूरत है। तो हमें यूनेस्को के स्टैट से पता चलता है जो ग्लोबल एक्सपेंडिचर है रिसर्च और डेवलपमेंट पे वो है $1.7 ट्रिलियन। और इंडिया कितना खर्च करता है? इंडिया अपने GDP का सिर्फ 0.66% खर्च करता है। तो ऑथर ने बोला इसको बहुत जल्दी 2% करने की ज़रूरत है। अब 2022-23 में बात की गई है कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। तो वन डिफेंस R&D विल बी ओपन फॉर इंडस्ट्री स्टार्टअप्स एकेडमिया विद 25% ऑफ द डिफेंस बजट ईयर मार्क्ड फॉर सच एक्टिविटीज़। इसके अलावा यहाँ पर सनराइज सेक्टर्स जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल सिस्टम्स, इन पे हम एलोकेट करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का बात करता है जो कंट्री है
उसको यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो एलोकेशन उसको बढ़ाकर 0.7% से 2% ऑफ द जीडीपी करना चाहिए। 2020-21 के सर्वे ने ये रिकमेंडेशन दिया, लेकिन अभी तक ये रिकमेंडेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हुई है। सर्वे सजेस्टेड दैट द प्राइवेट सेक्टर को जो अपनी स्पेंडिंग है वो 37% से बढ़ाकर 68% पर करनी है। तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर R&D में जो भी स्पेंड करता है उसको यहाँ पर 68% करनी है ऑफ द टोटल स्पेंडिंग। दूसरी बात, जो लास्ट कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट आई थी कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे कौन से सेक्टर में कितना खर्च किया जाता है, जो कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2020 में निकाली थी, उसके अकॉर्डिंग जो 61.4% एलोकेशन होता है R&D के लिए, तो वो DRDO में जाता है, 19% डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पेस में जाता है, 10.8% एटॉमिक एनर्जी में जाता है, और यहाँ पर जो 37% है वो बाकी R&D एजेंसीज में जाता है, जैसे कि ICAR, CSIR। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत कम यहाँ पर एलोकेशन हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो R&D में करते भी हैं तो वो फार्मास्यूटिकल्स में करते हैं या तो बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, IT हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल्स, मटेरियल्स एंड केमिकल्स। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को पुश करना कि वो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एलोकेशन ज़्यादा करें, उनके पास ज़्यादा स्पेंड करें, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पहले यहाँ पर एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। प्राइवेट सेक्टर को अगर प्रॉफिट दिखेगा तभी वो इन्वेस्ट करेगा, अगर उसको लगेगा कि लॉन्गर टर्म में उसको हाई रिटर्न्स आने वाले हैं तभी वो इन्वेस्ट करेगा। इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है वो रिसर्च एंड इनोवेशन एट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया बात करती है कि यहाँ पर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर रिसर्च को प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास फंडिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फंडिंग को प्रमोट करने की बात की गई है। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करती है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी। Finance Minister in her budget speech of 2021 proposed an allocation of rupees 50,000 crore over the next 5 years, लेकिन इसका allocation on the actual paper अभी तक नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। With increased allocations, joint R&D projects between public institutions and startup industries can also be supported। तो यहाँ पर जो पोस्ट डॉक्टोरल वर्क होता है उसको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ओवरऑल ऑथर ने यही बोला है कि यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको 2% खर्च करने की ज़रूरत है और इमिनेंट तरीके से यहाँ पर 1% खर्च करने की ज़रूरत है। तो कमिटमेंट फ्रॉम द सेंटर टू रेज GERD to 1% of the GDP in the next 3 years could be one of the most consequential decisions taken in the 75th years of India's independence। आगे चलते हैं। ये बेसिकली म्यांमार के ऊपर आर्टिकल है। तो म्यांमार में जनता ने कू कर दिया था 1 साल पहले। तो 1 ईयर अगो द मिलिट्री इन म्यांमार अटेम्प्टिंग टू ग्रैब पावर फ्रॉम द इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट, और यहाँ पर जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसको यहाँ पर डिस्पोज कर दिया। लेकिन इस बार जो मिलिट्री कू है उसको बहुत सारा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। बहुत सारे मिलिशियाज मशरूम हो रहे हैं कंट्री में। इसके अलावा जो इंडिया है, इंडिया को ये लगता है कि जो म्यांमार मिलिट्री है उसके साथ भी यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक जो टॉक्स हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ऑथर ने ये बोला है कि म्यांमार में स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं जब तक यहाँ पर मिलिट्री फोर्स रहने वाली है। तो ऐसे में बात करने का कोई यहाँ पर बेनिफिट है नहीं। तो within about 3 months after the coup, a full-fledged armed rebellion erupted across Myanmar. Dozens of civilian militias called People's Defense Forces, उनके पास sophisticated weapons आ गए हैं, वो यहाँ पर आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो म्यांमार में अफगानिस्तान और येमन से ज़्यादा भी क्लैशेज हुए हैं 2021 में। सिंस द कू इंडिया ने बहुत ही डिप्लोमेटिक अप्रोच रखी है, जैसे कि डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करनी चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देना चाहिए। साथ ही हमने कम्युनिकेशन यहाँ पर मेंटेन कर रखा है यहाँ पर मिलिट्री के साथ। अब यहाँ पर हम क्यों म्यांमार के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं? पहली बात तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो इंसर्जेंसी है उसके लिए कोलैबोरेशन की हमें म्यांमार की ज़रूरत है। दूसरी बात, हम ये नहीं चाहते कि चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार के ऊपर बढ़ जाए। तो दैट विजिट वाज लॉडेड बाय सेवरल इंडियन कमेंटेटर्स हु कंटिन्यू टू आर्ग्यू दैट इंडिया मस्ट मेंटेन इट्स रिलेशनशिप विद द जनता टू काउंटर चाइना एंड सिक्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट। दो रीज़न की वजह से कि चाइना अपनी इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना बढ़ा दे और इंसर्जेंसी को यहाँ पर काउंटर करने के लिए हमें म्यांमार की ज़रूरत है। द इकॉनमी टू इज़ रैपिडली सिंकिंग। तो यहाँ पर जो म्यांमार की इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सिंक कर रही है। पब्लिक फेथ जो है स्टेट इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में आप ये सोचो कि आप इंसर्जेंसी को टैकल कर लोगे मिलिट्री के साथ कोलैबोरेट करके, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर न्यू दिल्ली, इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार रिमेन्स ऑन टॉप ऑफ द बाइलेटरल एजेंडा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर म्यांमार का जो जनता है वो क्या कर रही है, वो बेसिकली जो इंडिया में इंसर्जेंट्स हैं, मणिपुर में इंसर्जेंट्स हैं, उनका यूज़ कर रही है अपने यहाँ के जो भी प्रोटेस्ट हैं उनको दबाने के लिए। तो ये देखने को मिल रहा है। तो म्यांमार मिलिट्री हैज़ रोप्ड इन मणिपुरी इंसर्जेंट्स एज मर्सिनरीज टू अटैक एंटी जनता फोर्सेज इन एक्सचेंज फॉर सेफ हेवन, कि वो यहाँ पर इंसर्जेंट्स को सेफ हेवन देगी और वो यहाँ पर म्यांमार में जो भी यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर मारने का काम करें। तो न्यू दिल्ली इज़ वरीड दैट एलियनेटिंग द जनता विल डीपन चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो न्यू दिल्ली को यही लगता है कि अगर हम यहाँ पर मिलिट्री लीडरशिप से बात नहीं करेंगे, मिलिट्री जनता से बात नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगी। तो चाइना हैज़ स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स इन द नॉर्थन म्यांमार बट नॉट विद द न्यू PDFs। तो यहाँ पर जो नए PDFs हैं उनके चाइना के साथ उतने लिंक नहीं है जितने एथनिक
आर्म्ड ग्रुप्स के साथ थे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि अगर हम यहाँ पर मिलिट्री के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना भी पब्लिकली कम्युनिकेट कर रहा है कि न्यू रियलिटी क्या है म्यांमार में। रशियन दूमा टेल्स पुतिन, अब रशियन दूमा ने क्या बोला पुतिन को कि यहाँ पर यूक्रेन में जहाँ पर सेपरेटिस्ट एरियाज है उनको यहाँ पर इंडिपेंडेंट एरिया इनको घोषित कर देना चाहिए। रिकॉग्नाइज द रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट टेरिटरीज इन यूक्रेन ईस्ट एज इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये क्या करेंगे, अपने यहाँ लॉ लेकर आएंगे और फिर बोलेंगे कि ये जो भी यूक्रेन में जहाँ पर भी सेपरेटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है और वहाँ पर रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं तो उसको ये लोग इंडिपेंडेंट स्टेट्स घोषित कर देंगे। सेपरेटिस्ट क्लेम ऑल ऑफ यूक्रेन्स डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रीजन्स एज द टेरिटरी। तो ये दोनों रीजन कहाँ पर है, ये यूक्रेन में, आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर पुतिन का ये कहना है कि जो यूक्रेन है वो जेनोसाइड करा रहा है अगेंस्ट रशियन स्पीकर्स इन द रीजन, जिनको ये दोनबाज बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये बेसिकली इनके पुतिन के फॉल्स ही क्लेम्स हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो दूमा है वो बेसिकली रशिया की पार्लियामेंट है, रशियन दूमा। अब यहाँ पर मैंने बताया कि रशिया ने क्या किया है, अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया है, पार्शियली ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया है। तो इवन इफ रशिया डज पुल बैक अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम द वेस्टर्न एंड सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन उसके बाद भी इनके पास सफिशिएंट फोर्सेज है कि यहाँ पर अटैक को लॉन्च कर सकते हैं। ये रविदासिया आइडेंटिटी के बारे में, इसमें संत रविदास के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो इसीलिए हम इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर कर्बिंग फ्रीडम्स। अब यहाँ पर जो आर्टिकल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि इट गारंटीज टू ऑल पर्सन्स राइट टू फ्रीडम एंड कॉन्साइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रोपेगेट रिलीजन, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अब पब्लिक ऑर्डर क्या है, पब्लिक ऑर्डर को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या हिजाब वेयरिंग से पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट होता है? तो यही क्वेश्चन है कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने कि पब्लिक ऑर्डर क्या है और पब्लिक ऑर्डर कैसे इम्पैक्ट होता है। तो पब्लिक ऑर्डर इज नॉर्मली इक्वेटेड विद पब्लिक पीस एंड सेफ्टी। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 में पब्लिक ऑर्डर इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर नॉट अलाउइंग स्टूडेंट्स टू वेयर अ हेड स्कार्फ। तो यहाँ पर जो कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 है वो बात करता है कि यहाँ पर हिजाब नहीं पहन सकते, क्योंकि वो यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर जो है, पब्लिक ऑर्डर को इम्पैक्ट लगता है उससे। अब पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर से कुछ भी देखने के लिए, लेजिस्लेट करने के लिए यहाँ पर स्टेट के पास पावर है। तो अकॉर्डिंग टू लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर रेस्ट विद द स्टेट। तो स्टेट लिस्ट में आता है पब्लिक ऑर्डर। अब पब्लिक ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ पर राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, जो पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये है कि नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिक ऑर्डर यहाँ पर इंपैक्ट हो रहा है। नहीं, अगर कम्युनिटी और द पब्लिक एट लार्ज हैव टू बी अफेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर एक्शन, तब आप उसको बोलोगे कि यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर जो है उसको अफेक्ट पड़ रहा है। तो नॉर्मली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आप ये नहीं बोल सकते कि पब्लिक ऑर्डर यहाँ पर इंपैक्ट हो रहा है। तो वॉट अफेक्ट्स पब्लिक ऑर्डर इज कंटेक्चुअल एंड इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट। और इसके अलावा ये तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था, लेकिन पब्लिक ऑर्डर क्या है उसको यहाँ पर स्टेट जो है वो डिटरमाइन कर सकता है, और वो कॉन्टेक्चुअल होता है, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है। बट कोर्ट्स हैव ब्रॉडली इंटरप्रेटेड इट टू मीन समथिंग दैट अफेक्ट्स द कम्युनिटी एज लार्ज एंड नॉट अ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर जो कर्नाटका है उसके एक्ट के अनुसार यहाँ पर जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पर तो स्टेट ने डिसाइड कर दिया, लेकिन इसके अलावा जहाँ पर कोई यूनिफॉर्म नहीं है वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वही डिसाइड कर सकता। तो एक क्वेश्चन ये उठाया गया है, ये तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए ना कि पब्लिक ऑर्डर किससे इंपैक्ट हो रहा है। यहाँ पर कोई ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद कैसे डिसाइड कर सकता है कि यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर इंपैक्ट हो रहा है या नहीं। तो सेकंड आर्गुमेंट मेड इज दैट द गवर्नमेंट कांट डेलीगेट टू कॉलेज कमिटीज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द हिजाब वाज डिट्रीमेंटल टू पब्लिक ऑर्डर। तो आई होप आपको यहाँ पर इशू समझ आ गए हो कि पब्लिक ऑर्डर क्या है। जो यहाँ पर आर्टिकल 25 बात करता है सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, तो उसमें पब्लिक ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बेस से डिफाइन किया कि पब्लिक ऑर्डर वो होता है जिसकी वजह से कम्युनिटी एट लार्ज के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर डिजिटल एड ग्रोथ का कितना रेवेन्यू हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं, ये इंक्रीज़ देखने को मिला है 2021 में इंडियन एड स्पेंड्स और 2022 में कि फोरकास्ट क्या होने वाला है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डिजिटल एड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, लेकिन उसके बाद भी गूगल और यहाँ पर फेसबुक का जो एड रेवेन्यू वो इतना नहीं है। अब उसका रीज़न क्या है वो भी हम देखते हैं। तो मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट फेसबुक इंडिया एंड गूगल इंडिया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यहाँ पर एडवर्टीजमेंट स्पेस खरीदते हैं यूएस की फर्म से, उसके बाद एडवर्टीजमेंट स्पेस खरीदने के बाद इंडिया में बेचते हैं। तो इनका जो मॉडल है वो है रीसेलर मॉडल, विच मीन्स दैट दे बाय इन्वेंट्री फ्रॉम अ ग्लोबल सब्सिडियरी ऑफ द फर्म्स यूएस हेडक्वार्टर्स एंड देन रीसेल दैट एट स्पेस टू द क्लाइंट इन इंडिया, जिसकी वजह से उन्हें बीच में कुछ कमीशन देना पड़ता है। इसीलिए हमें उनका रेवेन्यू वैसे तो दिख रहा है ऑन पेपर इतना, लेकिन एक्चुअली इतना नहीं है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।